हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो हम कंप्यूटर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, बट वो कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर मेरे बहुत सारे काम कर सकता है। वो प्रोसेसिंग भी कर सकता है, वो मुझे वीडियो डिस्प्ले भी कर सकता है, वो मेरे को ईमेल भी भेज सकता है, वो प्रिंट करने के लिए भी काम आ सकता है, वो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी काम कर सकता है, उस पर इंटरनेट भी चला सकते हैं, उस पर हम कोई डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगी। क्यों हमें इस माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट हुई, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक देख लेते हैं। कि अगर मैं किसी भी डिवाइस को या कोई कोई किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ और उस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्रोसेसर चाहिए जो कि वो टास्क को परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर कोई एक छोटी सी टास्क है, क्या उस टास्क को भी करने के लिए मेरे को एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए? क्या वाकई में मेरे को उस बड़े कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है? लॉजिकली नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सपोज माइक्रोवेव में या एसी में या किसी वॉशिंग मशीन में या फ्रिज के अंदर एक एक छोटे से टास्क के लिए प्रोग्राम बना बना करके उसके अंदर रन करना चाहता हूँ। तो क्या मेरे को उस माइक्रो कंट्रोलर उस पीसी को इस्तेमाल करना बेटर रहेगा, उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बेटर रहेगा एक छोटे से टास्क के लिए, या मैं एक छोटा सा पीसी अपने लिए सेपरेट बना पाऊँ, क्योंकि मुझे वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक एसी मैंने बनाया और उस एसी का एक रिमोट मैंने बनाया, और उस एसी के रिमोट में मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज की कमांड देनी है, फैन ऑन या ऑफ करने की कमांड देनी है, कूलिंग ऑन या ऑफ करने की कमांड देनी है, या टाइमर लगाना है। ये चार पांच ऑपरेशंस मैंने करने हैं। क्या उन चार पांच ऑपरेशंस करने के लिए मेरे को एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए? नहीं। प्लस अगर आप देखो, जो एसी है उसका रिमोट कितना है, उसका रिमोट बहुत छोटा सा है, बट प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर यानी कंप्यूटर काफ़ी बड़ा है ना, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं कोई कंप्यूटिंग टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ किसी ऑपरेशन के लिए, तो उस ऑपरेशन के लिए मुझे अल्टीमेटली कुछ सेट ऑफ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस चाहिए होंगी। और अगर वो सेट ऑफ डिवाइसेस मिला करके मेरा उस पूरे कंप्यूटर का या उस सीपीयू का या जो भी प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका साइज छोटा हो जाए, तो ये मेरी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो उसके अंदर सीपीयू तो होना ही चाहिए, है ना। ऑब्वियसली सीपीयू अगर है तो मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ रैम भी चाहिए या रोम भी चाहिए, है ना, यानी सिंपली मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी होनी चाहिए जिसमें मैं डेटा लिख सकूं, राइट कर सकूं, या कोड राइट कर सकूं, डेटा को रीड राइट कर सकूं, कुछ भी। इसके अलावा मुझे कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि हम बोल सकते हैं, इनपुट देना है तो एक कीबोर्ड होना चाहिए, डिस्प्ले कराना है तो एक डिस्प्ले डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए, है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मुझे सपोज कोई पेरिफेरल इंटरफेस डिवाइस मेरे को बनानी है, फॉर एग्जांपल 8255 पीपीआई, वो ऑटोमेटिकली मतलब उसके पोर्ट होने चाहिए। इसके अलावा चूंकि सीपीयू से हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करवाएंगे तो उस प्रोसेसिंग में टाइमिंग प्रोसेसिंग भी इंक्लूडेड है। लेकिन क्या हम अपने प्रीशियस सीपीयू को, प्रोसेसर को, एक सिंपल सी काउंटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे? नहीं। हम उस काउंटिंग को यूज़ करने के लिए टाइमिंग डिवाइसेस यानी टाइमर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टाइमर्स भी मेरे को चाहिए। साथ के साथ मुझे सीरियल डेटा अगर ट्रांसमिट करना है, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिट होगा, है ना, सीपीयू के थ्रू और या इन पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, रैम और रोम के थ्रू। सीरियल डेटा अगर ट्रांसमिट करना है तो सीरियल डेटा पोर्ट भी मेरा होना चाहिए। ये बेसिकली मेरा ये सारी चीज़ें मेरे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बोल सकते हैं जो मेरी होती है क्लॉक, है ना, क्योंकि टाइमिंग जो जनरेट होगी
वो क्लॉक भी क्या इस प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं या इस पूरे सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये भी मेरा इस माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट होना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे पास मिनिमम ये कंपोनेंट होने ही चाहिए। और अगर इन सारे ही कंपोनेंट्स को मैं ऐसा नहीं बनाऊं कि एक आईसी मैंने ले ली प्रोसेसर की, फिर एक आईसी ले ली मैंने रैम की, एक मैंने क्लॉक लगा दिया डिवाइस, और एक मैंने पेरिफेरल डिवाइस लगा दी उसकी आईसी, और उसको बना करके खूब बल्कि मैंने साइज बना दिया। नहीं, मैं इन सारे कंपोनेंट्स को, ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप के ऊपर, वन सिंगल चिप के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दूं, बना दूं, ठीक है, तो वो मेरा माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि मेरे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात करनी है, तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होने ही चाहिए। उसके अंदर प्रोसेसर होना मस्ट है, उसके अंदर रैम एंड रोम यानी एक मेमोरी होना मस्ट है, वो किस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, उस पे मैं कौन से डिवाइसेस, मेमोरी, सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा, टाइमर कैसे कनेक्ट करूंगा मुझे कुछ, या इनपुट कैसे लूंगा, पेरिफेरल डिवाइसेस मेरे को चाहिए। सीरियल डेटा के लिए सीरियल कम्युनिकेशन डेटा पोर्ट होना चाहिए, और अगर मैं टाइमिंग कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डिले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास टाइमर्स भी होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक सिंगल चिप पर हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिंगल चिप के ऊपर केवल माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक सिंगल आईसी जो केवल प्रोसेसिंग कर रही है वो माइक्रो प्रोसेसर है। एक सिंगल आईसी जो प्रोसेसिंग के साथ साथ कुछ रैम, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स, सीरियल डेटा पोर्ट्स, टाइमर पोर्ट्स और क्लॉक, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे सीपीयू के साथ साथ ये चीज़ें अगर हैं तो ऑटोमेटिकली मैं उसको क्या बोलूँगा, ये सारी चीज़ें अगर एक आईसी के ऊपर हैं, एक सिंगल चिप है, तो मैं उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलूँगा। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम देखूँ तो ब्लॉक डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से देख सकता हूँ। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर में 8051 की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अगर मैं इस माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बात करूँ तो इसमें मेरे पास एक प्रोसेसर है जिसको मैंने सीपीयू बोला है ना। उसके बाद मैंने एक मेमोरी यूज़ करी है, रैम एंड रोम, और दो मेमोरी है, रैम भी है और रोम भी है। रैम हम यूज़ करेंगे अगर मुझे कुछ डेटा देना है तो, और रोम यूज़ करेंगे जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को यानी कोड्स को स्टोर करके रखेंगे। ये मेरा प्रोसेसर है सीपीयू। इसके अलावा मेरे पास एक ऑसिलेटर है जो कि मुझे क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मेरे पास एक टाइमर सर्किट है जो मुझे टाइमिंग प्रोवाइड करेगा, है ना, डिले प्रोवाइड करेगा, बेसिकली काउंटिंग करेगा। एक सीरियल पोर्ट है जो कि सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा के लिए इस्तेमाल करा जाएगा, और कुछ पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू मैं अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करूंगा या इनपुट माइक्रो कंट्रोलर से रिसीव करूंगा। इंटरप्ट पिंस भी मेरे पास हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इंटरप्ट कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, ये बस कंट्रोल है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस को कंट्रोल करने के लिए बस कंट्रोल सिग्नल भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी स्पेशलिटी की बात करूं, माइक्रो कंट्रोलर 8051 की स्पेशलिटी क्या है, तो उसकी स्पेशलिटी है ये चार पोर्ट्स P0, P1, P2 और P3 बोलते हैं, और ये सारे के सारे पोर्ट 8-8 बिट के हैं। ठीक है, अ, इसके अलावा इसके पास दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। इसके पास सीरियल डेटा के लिए एक रिसीव करने के लिए और एक ट्रांसमिट करने के लिए दो पिन्स होती हैं। दो इंटरप्ट्स भी मेरे पास हैं। इसके अलावा बस कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स अवेलेबल हैं, और रैम एंड रोम ये मेरी फिक्स है। 4K की है मेरी रोम, 4K बाइट्स, मतलब हर एक लोकेशन 8 बिट की है। 4K लोकेशन है मेरे पास रोम के अंदर, और 128 बाइट्स की मेरे पास क्या है, 128 बाइट्स की रैम है। मतलब 128 टाइम्स मैं 8-8 बिट का डेटा स्टोर करके अपने पास रख सकता हूँ। ये मेरी 8051 की कुछ स्पेशलिटीज़ हो गई। अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो ये सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। रोम 4K, रैम 128 बाइट्स, टाइमर दो हैं, इनपुट आउटपुट पिन्स चूंकि 8 पोर्ट है,
है ना, 8 पोर्ट्स और हर पोर्ट, सॉरी 4 पोर्ट हैं और हर पोर्ट 8 बिट का है, तो मेरे पास टोटल 32 बिट्स हो गए। सीरियल पोर्ट मेरे पास एक है जिसके अंदर 2 पिन्स हैं और टोटल इंटरप्ट सोर्सेज मेरे पास हैं 6। ये सारे मिला करके मैं अपनी आईसी को डिज़ाइन करता हूँ एंड दैट विल बी ऑफ 40 पिन आईसी। ठीक है, 40 पिन्स मेरे पास 8051 के अंदर होंगी। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास फ्लैग रजिस्टर कैसा है, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग बिट्स, या उसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं और उसको हम शॉर्ट में PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर डिनोट करते हैं। इसके अंदर मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी। हमने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो फ्लैग्स पढ़े हैं उसमें हमने साइन फ्लैग भी पढ़ा है, जीरो फ्लैग भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर साइन फ्लैग और जीरो फ्लैग नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हो ये है F0, ये जो डी PSW की फिफ्थ बिट है यानी सिक्स बिट PSW 5 है ना, इसको हम बोलते हैं, ये अवेलेबल है यूजर्स के लिए जनरल पर्पस के लिए। इसमें हम कोई जनरल पर्पस फ्लैग भी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं PSW 1 की, यानी ये वाली बिट, ये बिट पर डेटा कुछ नहीं है लेकिन इसको हम यूजर इंडिविजुअली डिफाइन कर सकता है, यूजर डिफाइंड बिट हो सकती है। तो ये किसी जनरल पर्पस के फ्लैग को एज अ फ्लैग यूज करने के लिए हम इस बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जनरल पर्पस, चाहे वो साइन हो, चाहे वो जीरो हो, या कोई और फ्लैग भी हो। और अगर कोई यूजर डिफाइंड बिट है तो हम उसको यहाँ डिफाइन करते हैं, दैट इज सिंपली PSW 1। ठीक है, इसके अलावा जो दो पिन्स बची RS1 एंड RS0, वो हम सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर बैंक्स। मेरे पास रजिस्टर बैंक के फॉर्म में कुछ मेमोरी अवेलेबल है, उस टोटल 4K मेमोरी को मैंने रजिस्टर बैंक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो रजिस्टर बैंक जीरो, जीरो अगर ये बिट होगी, दोनों बिट्स होंगी तो रजिस्टर बैंक जीरो सेलेक्ट होगा, जीरो वन होंगी तो रजिस्टर बैंक वन, वन जीरो तो रजिस्टर बैंक टू, और वन वन तो रजिस्टर बैंक फोर। टोटल 4 रजिस्टर बैंक्स हैं मेरे पास। तो 4 रजिस्टर बैंक्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं RS1 और RS0 पिन्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि 4 रजिस्टर बैंक अगर मेरे पास हैं तो मुझे मिनिमम 2 बिट चाहिए जो कि RS1 और RS0 के नाम से हैं। फ्लैग्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कैरी फ्लैग या बोरो फ्लैग सम या डिफरेंस करने के काम में आएगा। ऑक्सिलरी कैरी, अगर फोर्थ बिट पर कोई निबल पर अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग आपको पता ही है, साइंड ऑपरेशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर पैरिटी फ्लैग है तो आप देख सकते हो इवन और ऑड नंबर को, नंबर ऑफ वंस को इवन या ऑड को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, इंडिकेट करना है कि एक्यूमुलेटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, इवन है या ऑड है, तो उसके थ्रू हम पैरिटी फ्लैग को सेट या रीसेट कर सकते हैं। ये इनके डिस्क्रिप्शंस हैं, है ना। कुछ कमांड्स भी हैं, जैसे कि वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेट बी यानी सेट करो बिट को, कैरी को, कैरी बिट को अगर मैं वन करना चाहता हूँ तो, या क्लियर करना है मुझे कैरी को, है ना, तो ये सेट बिट कैरी है, STBC और CLRC, दैट इज क्लियर कैरी बिट। ठीक, ये 8 बिट के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग इस फ्लैग को सेट या रीसेट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें BCD एडिशन करना हो, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन करना हो, क्योंकि हमारे पास बाइनरी में टोटल नंबर है 15 जो कि हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हमारे पास उन 4 बिट से रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम नंबर है 9। तो अगर मुझे 10 रिप्रेजेंट करना है तो मैं 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का इस्तेमाल करूंगा, 4 का नहीं करूंगा। तो उसमें 9 में मैं 9 से जब मैं 10 बनाता हूँ तो एक्चुअल में मुझे बाइनरी में 6 ऐड करना होता है। तो वो 6 ऐड करेंगे कैसे, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी कैरी पे बिट सेट हुई या नहीं। अगर होती है तो वो ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाएगा और वहाँ पर हम BCD एडिशन में से 6 ऐड कर देंगे। पैरिटी फ्लैग, अगर नंबर ऑफ क्या कहते हैं वंस मेरे ऑड हैं तो पैरिटी वन है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो मेरे पैरिटी फ्लैग जीरो है। ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 से उल्टा है, वहाँ पर हम इवन पैरिटी के लिए वन सेट करते थे, यहाँ पर ऑड पैरिटी के लिए वन सेट करते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग,
हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर मेरा साइंड ऑपरेशन जो है वो लार्ज है, जैसे कि मैं साइंड ऑपरेशन जब लिखता हूँ तो उसमें मेरे पास टोटल 8 बिट हैं, 11111111 है ना। तो ये जो 8 बिट का डेटा है, इसमें ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर ये 1 है तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है अगर मेरा ये वाला 1 है तो ऐसे केस में इन 7 बिट्स से रिप्रेजेंट होने वाला मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 127। तो -127 से और कोई छोटा नंबर अगर है, कोई नंबर, एनी नंबर विच इज लेस देन -127, अगर वो किसी ऑपरेशन में आता है तो ऑटोमेटिकली मैं ओवरफ्लो फ्लैग को सेट कर दूंगा। दिस इज सिंपली द यूज ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग। रजिस्टर बैंक सिलेक्शन के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया है ना। रजिस्टर बैंक के कुछ एड्रेस होते हैं। हर रजिस्टर बैंक मेरा 8 बैंक में मेरे पास 8 इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं, तो वो 8 रजिस्टर्स के एड्रेस क्या हैं, 00, 01, 02 एंड सो ऑन 07। ये 8 रजिस्टर्स हो गए रजिस्टर बैंक 0 के अंदर। सिमिलरली रजिस्टर बैंक 1 में मेरा 07 के बाद 8 आएगा, तो 8, 9, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, तो ये टोटल मेरे पास हुआ अगेन 8। इसी तरीके से मेरे पास 8 बैंक यहाँ पर हैं और 8 बैंक यहाँ पर हैं, इनके रजिस्टर्स के एड्रेसेस रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है। इन रजिस्टर बैंक्स को या इन एड्रेसेस को हम लोग R0, R1 एंड सो ऑन R7 भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ये चारों ही रजिस्टर बैंक्स के 8 इंटू ये 8 रजिस्टर्स हैं, 8 ही यहाँ पे हैं, टोटल 32 रजिस्टर्स हैं। उन 32 में ये जो 8 रजिस्टर्स के नाम हैं वो ये हैं, लेकिन इन 8 रजिस्टर्स के नाम भी मेरे यही होंगे। अब मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि R0 में कौन से रजिस्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, तो जो भी रजिस्टर बैंक मैंने सिलेक्ट कर रखा है इन 2 पिन्स के थ्रू, वो रजिस्टर बैंक में R0 कौन सा होगा या R1 कौन सा होगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि R0 रजिस्टर बैंक 0 में है और R0 रजिस्टर बैंक 2 में भी मैं सेम टाइम पे यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि इन 2 बिट्स के थ्रू अगर मैंने R2 सेलेक्ट कर रखा है, रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं उस रजिस्टर बैंक 2 के रजिस्टर बैंक 2 में रजिस्टर 1 की बात करता हूँ तो वो होगा R1 ऑफ दिस रजिस्टर बैंक 2। ठीक है। रजिस्टर बैंक्स मेरे पास टोटल 128 बाइट की रैम थी। रजिस्टर बैंक में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, रैम को डिवाइड करने के लिए मैंने एक तरीके से उनको सेक्टराइज कर दिया, 4 सेक्टर बना लिए और हर सेक्टर में मैंने 8 रजिस्टर्स इंडिविजुअली इंक्लूड कर दिए। तो देखो 32 बाइट्स यानी 32 लोकेशंस ऑफ 8 बिट ईच, 00 लोकेशन से 1F लोकेशन तक मैंने रजिस्टर बैंक्स या स्टैक को इस्तेमाल कर लिया। जो 16 बिट हैं, 16 लोकेशंस हैं, हर एक लोकेशन 8 बाइट की, 16 लोकेशंस है ना, 20 से लेकर के 2F तक, वो मैंने बिट एड्रेसेबल मोड डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। बिट एड्रेसेबल क्या है, बिट एड्रेसेबल है मैं जो मेरे पास पोर्ट थे माइक्रो प्रोसेसर में, जो पोर्ट थे माइक्रो कंट्रोलर में, जो पोर्ट थे P0, P1, P2, P3, वो हर इंडिविजुअल पोर्ट 8 बिट का है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि मैं 8 बिट को 8 बिट को एक ही टाइम एक साथ इस्तेमाल करूं, मैं उनको इंडिविजुअल बिट की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं उनसे 32 इंडिविजुअल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूं एज अ पोर्ट, या फिर मैं उस एक 8 बिट से 2 की पावर 8 यानी 256 कॉम्बिनेशन बना करके, टोटल मेरे पास 4 पोर्ट्स हैं तो 256 इंटू 4 है ना, ये 2 की पावर हो गया 10, दैट मीन सिंपली 1024 डिवाइसेस को भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं केवल और केवल 32 डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता हूं इंडिविजुअली बिट एड्रेसेबल मान के। अगर मैं 1024 डिवाइसेस को कनेक्ट करूंगा तो यहाँ बिट एड्रेसेबल नहीं होगा, और अगर 32 डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूँ केवल, तो यहाँ पर बिट एड्रेसेबल होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं 32 या उससे कम डिवाइसेस को कनेक्ट करूंगा तो वो बिट एड्रेसेबल बोला जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 8 बिट है सेपरेटली, तो उन 8 बिट को अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ किसी सपोज कीबोर्ड से
इसको कनेक्ट कर रहा हूँ डिस्प्ले से, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यूएसबी से, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ माउस से, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो इंडिविजुअली ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पर 00000000 आए तो वो कीबोर्ड से कनेक्ट हो। अगर यहाँ पर 00000001 आए तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डिस्प्ले से कनेक्ट हो जाए, एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा देखता हूँ तो ऐसे करके मेरे पास एक इंडिविजुअल 8 बिट के पोर्ट से 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। तो वो 256 और 4 पोर्ट है मेरे पास, तो टोटल 1024 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर 1024 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूँ तो मैं बिट एड्रेसेबल की तरह कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं केवल 32 डिवाइसेस को मैक्सिमम कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं बिट एड्रेसेबल मोड से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास बाकी डेटा बचा, देखो 128 में 32 और 16 यानी 48 मैंने इस्तेमाल कर लिए। अब बचा 80 बाइट्स लोकेशन। 80 बाइट्स को मैं 30 से लेकर 7H लोकेशंस होती हैं, और इन 80 लोकेशंस को मैं एक स्क्रैच पैड की तरह इस्तेमाल करता हूँ। स्क्रैच पैड का मतलब और कुछ नहीं है, केवल रैंडम डेटा को, या अदर देन सपोज मेरे सारे रजिस्टर्स को मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मेरे को और मेमोरी चाहिए और मैं रैम पे ही जाना चाहता हूँ, रोम को एक्सेस कर नहीं सकता क्योंकि रोम में तो मेरे कोड्स हैं। तो ऐसे केस में अगर मेरे को और डेटा रिक्वायरमेंट है सेव करने की, और डेटा को सेव करना है, तो मैं उन ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग, या अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ वो किसी भी तरीके का डेटा अगर है, तो वो डेटा मैं इन 80 लोकेशंस पे स्टोर करूंगा, इसीलिए मैं उसको स्क्रैच पैड बोलता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।